हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो भी मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है वो सारे वीडियो का व्यूअर अच्छा खासा आ रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है उसे मैं आपके पास लाता रहूं। तो चलिए, मैंने कल जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और उसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने कल बताया था। तो उसमें मैंने सिर्फ आपको पार्ट 1 बताया था, लेकिन आज मैं जो बात करूंगा वो अलाउद्दीन खिलजी के ही पार्ट 2 करूंगा, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसे मैंने आपको नहीं बताया था और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो इस तरह से आज मैं आपको वो अलाउद्दीन खिलजी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ और एक तरह से खिलजी वंश खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम के लिए जो भी आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, किसी का भी एग्ज़ाम देंगे, मैं जो बता रहा हूँ बस एक बार प्लीज़ मेरे वीडियो को, अगर आप सही में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसे नोट कीजिए और अच्छे तरीके से इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। और चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने कल आपको बहुत कुछ बताया था, तो उसको आके लेके चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि होते थे अमीर खुसरो। कौन होते थे? अमीर खुसरो होते थे। तो देखिए, अमीर खुसरो के बारे में हम बात करेंगे कि अमीर खुसरो ने कवि का काम करना आरंभ किया बलबन के समय। ठीक है, तो देखिए बात है कि अमीर खुसरो के ही सिर्फ दरबारी कवि जो है, अलाउद्दीन खिलजी का सिर्फ दरबारी कवि नहीं था अमीर खुसरो। वो जो था वो बलबन के समय से ही ये दरबारी कवि थे। ठीक है, यानी कि अगर आप यूँ कहें कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा या अगर किसी राजा के किसी शासक के सबसे ज़्यादा अगर कार्यकाल को कोई देखा है तो वो ये था, अमीर खुसरो था। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने कवि का काम करना आरंभ किया बलबन के समय। इन्हें तोता ये हिंद कहा जाता था। ये आप बिल्कुल जानते हैं, ज़्यादा ये टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन आप बिल्कुल हमेशा इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पाइएगा कि तोता ये हिंद किसे कहा जाता है। तो तोता ये हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता था। अब अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो पटियाली एटा में हुआ था। एटा जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ? पटियाली एटा में हुआ था। इन्होंने सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अब देखिए, जो भारतीय संस्कृति में या फिर कहिए भारत में जो सितार का जो जन्म हुआ, जो तबला हम लोग बजाते हैं, तबला को जो आविष्कार हुआ, सितार का आविष्कार हुआ, इसका आविष्कार करने वाला अमीर खुसरो ही था। ठीक है, और इन्होंने कव्वाली एवं खड़ी बोली का आविष्कार किया। देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा बात को। ठीक है, देखिए ये सितार, इसे आप ठीक से रखिएगा याद, तबला याद रखिएगा, और कव्वाली और खड़ी बोली, ये सारे चीज़ का आविष्कार करने वाला कौन है? अमीर खुसरो है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने क्या किया था? अमीर खुसरो जो है वो सितार, तबला, कव्वाली और खड़ी बोली का आविष्कार किया। फिर देखिए, जो हम लोग आजकल लैंग्वेज में अपना बोलते हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी जो कहने वाला बात था ये अमीर खुसरो ही ने कहा था। अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। और अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो एक सूफी संप्रदाय के थे। सूफी संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इनके ही शिष्य गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे, है ना। और देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उनका नाम खमसा ए खुसरो था। क्या था? खमसा ए खुसरो। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ये जहां की उपाधि दी। क्या दी? सुल्तान ये जहां की उपाधि किसको दी? तो अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। किसने दी थी? अमीर खुसरो ने दी थी। इसे याद रखिएगा कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ये जहां की उपाधि दी। देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूबा ए इलाही कहा जाता है। महबूबा ए इलाही, महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। देखिए, ये जो मैंने वर्ड बोला कि महबूब ये इलाही का मीन्स होता है कि महबूब इलाही को, अल्लाह को उसने महबूब समझा।
अपना प्यार समझा, यानी कि सब कुछ समझने वाला, जो सब बातों को समझता वो भी अल्लाह ही है। ठीक है, इस बातों को इसने औलिया ने समझा और इन्होंने ही एक रचना, इन्होंने ही एक अपने माध्यम से अपने जो अल्लाह है उनको खुश करने के लिए, उनके बारे में बोलने के लिए उन्होंने कहा था कि मोहे अपने रंग में रंग ले निजाम, मोहे अपने रंग में रंगले निजाम, तू तो साहिब मोर महबूब ए इलाही। ठीक है, ये वर्ड इन्होंने बोला था कि मोहे अपने रंग में रंगले निजाम, तू तो साहिब मोर महबूब ए इलाही। इसका मीन्स ये होता है कि वो अपने देवता को कहिए या अपने अल्लाह को कहिए कि वो कह रहा है कि अपने ही रंग में मुझे रंग लो और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हारे ही पास रहूं और मैं तुम्हारा ही हमेशा गुण गाते रहूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो कव्वाली के जनक होते हैं, और कव्वाली आप जानते हैं सूफी संप्रदाय में होता है। तो इसलिए इन्होंने एक सूफी के माध्यम से, एक कव्वाली के माध्यम से इन्होंने औलिया ने क्या कहा था कि मुझे अपने रंग में रंगले निजाम, तो साहिब मोर महबूब इलाही। उसके बाद देखिए, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की ही बात कर रहे हैं तो उसके प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, क्योंकि खिलजी वंश में सबसे बड़ा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने हर जगह परचम लहराया, उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत तक। ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी, खास करके अलाउद्दीन ने व्यक्ति को योग्यता पर बल दिया। इसके पहले जो शासक थे वो शासक क्या करते थे कि जो भी शासक थे वो योग्यता पर ज़्यादा बल नहीं देते थे, उसके पराक्रम पर बल देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो व्यक्ति के योग्यता पर ध्यान देता था, उसके योग्यता के अनुसार उसे चुनाव, उसको पद मिलता था। ठीक है, उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इसका मुख्य अधिकारी वरीद ए मुमालिक था, वरीद ए मुमालिक, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, गुप्तचर विभाग को मजबूत किया। क्योंकि आप देखिए एक्चुअली बात ये होता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी शासक कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका गुप्तचर विभाग अगर मजबूत नहीं है तो आप पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, आपकी सत्ता कभी भी जा सकती है। तो इस चीज़ को समझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुप्तचर विभाग की क्या की स्थापना की, और गुप्तचर विभाग को एक संगठित करने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए इसने क्या किया, एक मुख्य अधिकारी को चुना, और उस अधिकारी का नाम क्या था? वरीद ए मुमालिक था। ठीक है, तो चलिए अलाउद्दीन का मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं कि इसके मंत्री परिषद में कौन कौन लोग थे। देखिए, तो सबसे पहले दीवाने बजारत वजीर को कहते हैं, मुख्यमंत्री को कहते हैं। यानी कि मैंने फिर बताया कि उत्तरी भारत में उसका एक ही श्रेय था कि वो आक्रमण कर उस राज को हड़पे और वहाँ अपने मुख्यमंत्री को, अपने वजीर को नियुक्त करे जो उसके अनुसार चल सके। तो वो वजीर जो मुख्यमंत्री होता था उसे दीवाने वजारत कहा जाता था, और दीवाने इंसा, शाही आदेशों का जो पालन करवाना, यानी कि जो भी शाही जो शासक होते थे, वो शासक जो भी अपना आदेश देते थे उस आदेश को पालन करवाने का काम दीवाने इंसा को था, और ये इसीलिए इसे कहा जाता है कि शाही आदेशों का पालन करवाने वाला दीवाने इंसा था। दीवाने आरिज, देखिए दीवाने आरिज जो था वो सैन्य मंत्री था, यानी सेना का मंत्री हुआ करता था। हम लोग अभी रक्षा विभाग जानते हैं, रक्षा मंत्री, तो उसी तरह से सैन्य मंत्री जो होता था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में, खिलजी साम्राज्य में, तो उस समय दीवाने आरिज को सैन्य मंत्री कहा जाता था। दीवाने रसालत विदेश विभाग को कहा जाता था, यानी कि जो विदेश मंत्री होते थे, जो विदेश करने का मतलब जो उनके प्रांत से अलग होते थे, तो उस प्रांत को जो अपने प्रांत से बाहर जो देखभाल क्या करते थे उन्हें विदेश मंत्री कहा जाता था, विदेश विभाग कहा जाता था। और इस विदेश विभाग के जो देखरेख करते थे उन्हें दीवाने रसालत कहा जाता था। तो आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया कर, इन्होंने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए लोगों पर अलग अलग कर लगाए, और ये कर अलग अलग रूपों में पाया गया। जैसे देखिए लगान जो होता था ये खराज होता था पैदावार का, जितना भी पैदा होता था जमीन पर उस पैदावार का 1/2 भाग निर्धारित किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो हम लोग लगान, पहले आप सुने होंगे लगान मतलब होता था, एक टैक्स होता था कि आप अगर आपके द्वारा अगर 20 केजी चावल अगर आप उपजाते हैं तो 10 केजी चावल आप दे दीजिए लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, चाहे आपका हो या ना हो। तो इस तरह की पद्धति, इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कर व्यवस्था को दुरुस्त किया था। तो लगान जो खराज है पैदावार का 1/2 भाग निर्धारित किया। और देखिए खालसा भूमि इसने स्टार्ट किया। खालसा भूमि क्या होता
होता था कि जो सुल्तान की भूमि होती थी, यानी कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता था, तो उस पर वहाँ के शासक का अधिकार होता था, और उस शासक के अधिकार जिस भूमि पर होता था उसे खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, यानी कि सुल्तान की भूमि। इस भूमि से लगान राज द्वारा वसूला जाता था। देखिए अब चूंकि क्योंकि वो तो शासक था, एक तरह जैसे आज प्रधानमंत्री हैं, तो उसी तरह से उस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था, प्रधानमंत्री था। तो अलाउद्दीन खिलजी प्रधानमंत्री अगर था तो उसके स्टेट में हर जगह उसके स्टेट से कर लेता था, टैक्स लेता था। तो जहाँ जहाँ से वो टैक्स लेता था, तो जो भूमि पर टैक्स होता था, जो भूमि पर जो कृषि क्षेत्र जो भूमि था उस पर जो टैक्स होता था, उस टैक्स को लेने का काम वहाँ के जो राज्य सरकार होते थे वो क्या करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए अब एक थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स सिर्फ भूमि पर ही नहीं था, सिर्फ कृषि भूमि पर नहीं था। टैक्स जो है घरई कर होता था वहाँ पर। घरई कर क्या होता था, यानी मकान पर टैक्स लगता था। आपका मकान है तो उसमें टैक्स भरिए, तो उसको जो मकान पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को कहते थे घरई कर कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए चरई कर होता था। चरई कर मवेशी पर होता था। अगर आप मवेशी रखे हुए हैं, दूध उत्पादन कर रहे हैं, तो उससे जो इनकम होता था उसको चरई कर कहा जाता था, जो पशुओं पर लगने वाला कर होता था। उसके बाद सिंचाई कर लगता था। अगर आप भूमि को सींचते हैं, अगर आप पानी की व्यवस्था करते हैं, तो उसको सिंचाई कर के अंतर्गत वो आता था। इसे वसूलने का विभाग का नाम दीवाने मुसत खराज था। दीवाने मुसत खराज था। ठीक है, इसे वसूलने का विभाग का नाम क्या था, ये सब जो टैक्स को जो वसूलता था, हम लोग के पैसे कैसे एक टैक्स डिपार्टमेंट है, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी एक टैक्स डिपार्टमेंट था, और वो टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स को वसूलता था उसे दीवाने मुसत खराज कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया स्मारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BBI है, आपको तो पता होगा कि एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर आप बहुत फोकस से, बहुत आराम से आप इसको थोड़ा सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहीं पर सारा कुछ याद हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको हेडलाइन में बार बार लिखता हूँ आपको कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सही मायने में मेरे वीडियो को एक दो बार अगर आप देखिएगा तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से समझ कर इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट से आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से उसे देखिए, समझिए, शॉर्ट स्क्रीन लेकर, और उसको बाद में कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो अलाउद्दीन के द्वारा जो बनाया गया स्मारक था वो था अलाई दरवाजा था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और अलाई दरवाजा दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। जबकि अलाई मीनार, देखिए सारा दिल्ली में ही है, अलाई मीनार दिल्ली में ही है। हौज खास उसने बनाया था जो भी दिल्ली में है। सीरी फोर्ट जो दिल्ली में है। इसने हुलिया एवं दाग प्रथा चलाई। तो आपको तो मैंने भी बताया कि इसने क्या क्या कौन कौन से स्मारक बनाया, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ही आएगा। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट, और ये सारा दिल्ली में। आपको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ इसको याद कर लेते हैं, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट, तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कहाँ है, दिल्ली में है। और ये किसके शासन काल में बना था, किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया था, इसने हुलिया एवं दाग प्रथा चलाई। इसने एक प्रथा चलाई और वो प्रथा थी हुलिया एवं दाग प्रथा। तो हुलिया क्या होता था, तो उसके जो सैनिक होते थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक होते थे, उसका हुलिया लिखने का जो काम हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश में हुआ। यानी कि हुलिया मतलब होता है कि जो भी सैनिक जाता था तो उस सैनिक का पूरा विवरण, कहाँ का रहने वाला है, पूरा एड्रेस कह सकते हैं, पूरा उसके बारे में पूरी जानकारी हुलिया कहलाती थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों के साथ होता था। और इसके साथ एक और दाग प्रथा चली। दाग प्रथा घोड़ों पर होता था, यानी कि उस समय जो घोड़े होते थे जो युद्ध में जाते थे, उन पर एक छाप दिया जाता था, एक दाग दिया जाता था, ताकि पहचान में आ जाए कि ये जो घोड़ा है अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक का घोड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया था, एक हुलिया और दाग प्रथा को चलाया था। आप समझ गए होंगे। फिर देखिए 1316 ईस्वी में, 1316 16 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई एवं इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में किसका मकबरा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और 1326 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। और आज मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खिलजी वंश में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दे दी है। और ये आज खत्म होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। और हाँ,
मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल उसे दबाएं। आपका प्यार हमेशा हम पर बना रहे और इसी तरह से हम भी आपके लिए अच्छे आपको तो पता ही है, अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, ये आप खुद समझते हैं। तो चलिए, मैं अगर एक बार देखी तो फिर अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो आने की संभावना होती है वो होती है तोता ए हिंद, है ना, आपका सितार तबला का आविष्कारक, कव्वाली खरी बोली का आविष्कारक, ये सब बातें रहती हैं। तो आशा और विश्वास है कि आप बिल्कुल मेरे वीडियो को समझे होंगे और समझकर आप इसे आप पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम आया हुआ है एनटीपीसी का, रेलवे का, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयारी करने में आपका ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आज का मैं इतना ही आपके साथ समय बिता पाऊँगा और फिर कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.